हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो बोर्स मॉडल डिस्कस किया था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जो कि आपके क्वेश्चन जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमने बोर्स मॉडल की लिमिटेशंस देखी थी। तो बोर्स मॉडल की हमने डिफरेंट बहुत सारी लिमिटेशंस देख ली थी हमने। तो अब बोर मॉडल्स की हमें लिमिटेशंस पता चल गए, अब इसको ओवरकम भी तो करना है, इस लिमिटेशंस को सॉल्व भी तो करना है। तब इसके लिए अब आया एक नया मॉडल आया, ठीक। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया था कि अब बोर्स मॉडल तो फेल हो गया भाई, बोर मॉडल फेल। तो अब एटम का स्ट्रक्चर कैसे पता? हाँ, इतना तो पता था हमें कि एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में है। बट हमें ये नहीं पता था कि वो 2D में है, 3D में है, सर्कुलर में है, कि किस टाइप से है, वो कैसा है, उसका जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, ये सब हमें नहीं पता था। तो अब हम ये, क्योंकि ये बोर्स मॉडल तो फेल हो चुका था, तो अब एक नया मॉडल आ रहा था, ठीक। तो क्यों आ रहा था? ताकि इसकी जो कमियां थी उसको ओवरकम कर सके। तो उस मॉडल को हम बोलते हैं क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल बोला जाता है। तो इस मॉडल को समझने से पहले हम ये मॉडल जिन पर बेस्ड है, जिन थ्योरीज पर बेस्ड है, उन्हें हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि बोर्स मॉडल बेस्ड था क्वांटम थ्योरी पर, प्लांक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। तो पहले हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी देखी, फिर मैंने आपको बोर्स मॉडल समझाया था। उसी तरह से ये जो थ्योरी आने वाली है आपकी, क्वांटम वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम, ठीक। वेव मैकेनिकल मॉडल जो है, क्वांटम मॉडल ये जो है किस पर बेस्ड है? दो मेन थ्योरीज हैं हमारे पास, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकेंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका डिस्कशन, इसके बारे में मैंने आपको बोर्स के मॉडल में भी बताया था, बोर के लिमिटेशन में भी बताया था कि बोर्स के लिमिटेशन में के अकॉर्डिंग, ये बोर्स का मॉडल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है, समझा नहीं सकते। सो इन द व्यू ऑफ shortcoming of Bohr's model of atom, efforts were made to develop a new model of atom which could overcome the limitations of Bohr model. Clear? The development of new model was mainly based on the following two concepts. First है de Broglie concept of dual nature of matter and third Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल। तो ये दो मॉडल्स हैं, तो इन दोनों को आज हम देखने वाले हैं कि ये दो टॉपिक्स, ये दोनों थ्योरीज हैं क्या, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। डुअल नेचर मतलब क्या समझते हैं आपकी? कोई जो है वो टू टाइप से बिहेव करेगा। जैसे हम ही ह्यूमन बीइंग्स, हमारा घर में बिहेवियर कुछ और होता है, घर में हम जिस तरह से बिहेव करते हैं उस तरह से तो हम बाहर में बिहेव नहीं करते ना। जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स जो होंगे स्कूल में जिस तरह से, क्लास में जिस डिसिप्लिन, जिस मैनर के साथ वहाँ पर बैठते होंगे, उसी तरह घर में तो नहीं बैठते होंगे। घर में किसी कैसे भी आप बैठ जाते होंगे, बट अगर आप क्लास में प्रेजेंट है तो क्लास में आप एक सलीके से बैठते होंगे, उसी तरह। तो आपका डुअल बिहेवियर हो गया कि क्लास में आप कुछ और बिहेव कर रहे हैं और जब आप घर में होते हैं तो किसी और बिहेव कर रहे हैं, कुछ और मैनर दिखा रहे हैं आप, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो डी ब्रॉगली है उन्होंने भी बताया कि जो मैटर होते हैं उनका डुअल बिहेवियर होता है। हमने ना आइंस्टाइन थ्योरी, जो आइंस्टाइन ने 1905 में एक थ्योरी दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जान लिया था कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है। मीन्स लाइट कैसी होती है? वेव नेचर की भी होती है और पार्टिकल नेचर की भी होती है, ठीक। तो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे लुइस डी ब्रॉगली थे, वो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो ऑल मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मटेरियल जितने भी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं सभी, उन्होंने सबको बोल दिया था, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, पीस ऑफ चॉक, अ पीस ऑफ स्टोन एंड आयरन बॉल। मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर के बड़े से बड़े पार्टिकल तक। मीन्स उन्होंने यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो हम किसको बोलते हैं? जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये इस टाइप के। मैक्रो किनको बोलते हैं? जिनका साइज बड़ा होता है, जैसे कि ये आयरन बॉल हो गया, पीस ऑफ चॉक हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक। तो लुइस डी ब्रॉगली ने जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दोनों ही पार्टिकल्स के लिए बोला कि
as well as microscopic also posed dual nature कि ये जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो दोनों ही डुअल नेचर के होते हैं। डुअल नेचर मतलब कि वो जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल वो पार्टिकल के जैसा बिहेव भी शो करेंगे और वेव जैसा बिहेव भी शो करेंगे। ठीक, तो यानी उन्होंने ये बोला कि जितने भी पार्टिकल्स हमने देखते हैं, जो पार्टिकल्स मौजूद हैं मटेरियल्स में, उन पार्टिकल्स के साथ एक वेव एसोसिएट होती है और इस वेव को बोला जाता है डी ब्रॉगली वेव। द वेव एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल इज कॉल्ड अ मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। क्लियर? तो जैसे कि आइंस्टाइन ने हमें बोला था कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो उसी तरह लुइस डी ब्रॉगली ने बताया कि जितने भी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक, ये दोनों ही डुअल नेचर के होते हैं। मींस इनमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और ये जो पार्टिकल नेचर में होते हैं ये, तो इनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। क्लियर? जो ये पार्टिकल हैं उनके साथ वेव एसोसिएट होती है, यानी इनके साथ वेव होती है इनके साथ, और इस वेव को क्या बोला जाता है? डी ब्रॉगली वेव बोला जाता है या मैटर वेव बोला जाता है। तो आई होप आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ये समझ आ गया होगा कि लुइस डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट क्या था मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए, कि वो दो नेचर के होते हैं, दो बिहेवियर शो करते हैं। पहला होता है पार्टिकल लाइक और दूसरा वेव, और जो वेव होती है जो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव और मटेरियल वेव्स। ओके, क्लियर? तो अब ये तो बोल दिए कि ये जो पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएट होती है, तो ठीक है, वेव एसोसिएट है। अब इस वेव का वेव लेंथ कैसे निकालेंगे? ठीक, तो वो अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे हमें मिलता है डी ब्रॉगली रिलेशन। ओके, तो द वेव लेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विथ, एक सेकेंड, दिख रहा है? ओके, द वेव एसोसिएटेड विथ एनी मटेरियल पार्टिकल was calculated by analogy with photon as follows। ठीक, तो हम फोटोन को कंसिडर करके, फोटोन जानते हैं आप, एनर्जी बंडल्स, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स फोटोन बोला जाता है। लाइट्स के जो छोटे छोटे पैकेट्स में होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में, उनको हम फोटोन बोलते हैं। तो ये जो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है या जो वेव लेंथ है, जो पार्टिकल्स के साथ वेव कंसिडर होती है, एसोसिएट होती है, उसका वेव लेंथ कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम एक फोटोन पार्टिकल लेते हैं और उस फोटोन की एनर्जी लेते हैं। इन केस ऑफ फोटोन, इफ इट इज अज्यूम्ड टू हैव वेव कैरेक्टर, ठीक है, फोटोन में वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है, तो सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि जो फोटोन है वो किस नेचर का है? वेव नेचर का है। सो इट्स एनर्जी, तो उसकी एनर्जी कैसी होती है? वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, तो वो क्या आ जाती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। किसके अकॉर्डिंग? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। हियर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ओके, इफ फोटोन इज सपोज टू हैव पार्टिकल नेचर, तो सबसे पहले हमने फोटोन को कैसा नेचर का लिया? वेव नेचर का। तो जब वेव नेचर का था तो उसकी एनर्जी कितनी हुई? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये हमने देख लिया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। अब अगर हम जो फोटोन ले रहे हैं उस फोटोन की पार्टिकल नेचर ले रहे हैं, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। ठीक, तो दोनों ही E है, तो इक्वेशन 1 ये भी E के प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये भी E के इक्वल है और ये भी E के इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 h न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब मैं इसे आपको बोर्ड में सॉल्व कर देती हूँ। वहां पर क्या होगा? E इज इक्वल्स टू h न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इफ फोटोन का कौन सा कैरेक्टर था? वेव कैरेक्टर है। और दूसरा क्या था? अगर हम फोटोन को पार्टिकल लाइक ले तो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये दोनों ही फ्रॉम इक्वेशन, दोनों ही E के इक्वल है, मीन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा h न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। हमने रिलेशन पढ़ा था ना, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा
वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए रिलेशन, तो मैंने आपको बोला था कि ये रिलेशन बहुत यूज होने वाला होगा, और आपने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आप देख ही रहे होंगे कि हर जगह मैक्सिमम टाइम ये रिलेशन को मैं यूज कर रही हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, न्यू, तो न्यू की जगह हम C अपॉन लैम्डा रख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा H C अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। ओके, ये एक C और एक C कैंसिल, तो क्या बचा, H अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू MC। तो यहाँ पर M और C को नीचे ले आइए डिनोमिनेटर में और लैम्डा उधर, तो ये क्या आ जाएगा, H अपॉन MC इज इक्वल्स टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। ओके, तो H अपॉन MC। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो वेवलेंथ आई है, वो किसके लिए आई है, फोटोन के लिए आई है। क्लियर, ये जो वेवलेंथ, यहाँ पर जो मास होगा वो फोटोन का मास होगा, जो वेलोसिटी C है वो फोटोन की वेलोसिटी है। क्लियर, लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिए तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लेना पड़ेगा, M जो है वो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना पड़ेगा, और C के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये वाला जो आया है, ये जो रिलेशनशिप आया है लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन MC, ये किसके लिए आया था, फोटोन के लिए। हमने क्योंकि पहले फोटोन कंसिडर किया था, बट हम किसके लिए रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के लिए निकालना चाह रहे हैं। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लेना पड़ेगा तो यहाँ पर M के जगह पर इलेक्ट्रॉन का मास रखना पड़ेगा, कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और वेलोसिटी के प्लेस पर यहाँ C क्या है, फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटोन की बात कर रही हूँ मैं, अब मुझे निकालना किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए मैं इससे को रिप्लेस, C को रिप्लेस कर दूंगी किससे, V से, V इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये फाइनली ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन mv, और ये H अपॉन mv जो है इसी को बोला जाता है डी ब्रोगली रिलेशन, और mv आप जानते ही होंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, जिसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये आपने पढ़ा ही होगा, p इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv, मोमेंटम। ओके, क्लास 9th में भी देखा था आपने, पढ़ा हुआ था इस लॉ ऑफ मोशंस में, आपने पढ़ा होगा इसको, मोमेंटम को, और अभी आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसे। तो mv, p इज इक्वल्स टू mv। ओके, तो यहाँ mv है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H अपॉन p, और ये है हमारा डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ओके, क्लियर, अब देखते हैं, ये समझ लिया, अब हम स्लाइड्स में चलते हैं। तो यहाँ पर ये अब आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ छोड़िए, अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, ओके, ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप बेटर है कि आप जो मैंने लिखा था वही नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट था, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ओके, फिर ये हुआ, ओके, और ये, ठीक, अब इधर देखते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप आई हमारे पास, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन MC, तो यहाँ पर डी ब्रोगली पॉइंटेड आउट दैट द अबो इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ओनली मटेरियलिस्टिक पार्टिकल। ठीक, तो ये मटेरियलिस्टिक के लिए, तो द मास ऑफ द फोटोन इज रिप्लेस्ड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने बोला था कि वो जो रिलेशन आया है वो फोटोन के लिए, बट डी ब्रोगली किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए। तो जो मास ऑफ फोटोन है वो किससे रिप्लेस कर जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या मास ऑफ पार्टिकल से, जो मास मटेरियलिस्टिक पार्टिकल, एंड द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज रिप्लेस्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ materialistic particle। तो for any materialistic particle like electron, तो for any इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हर मटेरियलिस्टिक में मटेरियल में प्रेजेंट है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन mv, तो ये H अपॉन mv हो गया, और m की जगह पे, mv की जगह पे क्या लिख दिया हमने, p इज द मोमेंटम। ओके, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन।
ठीक है, एंड लैम्डा इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इससे आप अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ओके। और जो लैम्डा उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। इसका एक और फॉर्म है जो कि यूज होता है, चलिए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, यहां तक हो गया। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी and kinetic energy and de Broglie wavelength, एक सेकंड, वेव लेंथ लैम्डा, ओके। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, अभी ई से कर रही हूँ, ओके, ई से। तो काइनेटिक एनर्जी ई किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ओके। तो अब इसके काइनेटिक एनर्जी और जो लैम्डा है, ये रिलेशनशिप है एच अपॉन एम वी, इसके बीच हमें रिलेशन निकालना है, ओके। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस जो मैं अभी फॉर्मूला डिराइव करने वाली हूँ उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 को इधर ले आइए, 2e क्या हो जाएगा यहाँ, एम वी स्क्वायर। अब दोनों ही साइड m का इंटू कर दीजिए, तो 2me इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा 2me इज इक्वल्स टू mv का होल स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर लेफ्ट साइड पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 2me इज इक्वल्स टू mv। ये हो गया इक्वेशन 1, okay, but we know या डी ब्रॉगली रिलेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ओके, रिलेशन फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन, ओके, करेक्ट कर देंगे हम, ओके। तो फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन क्या था, एच अपॉन mv, और यहाँ से mv की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, 2m। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m। क्लियर। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा वेवलेंथ और किसके बीच में है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। नोट कर लीजिए आप, क्लियर, नोट कर लिया आपने। चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम, ओके। एक सेकेंड रुकिएगा, ओके, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट, ये नोट हो गया। अब मैं न्यूमेरिकल बताती हूँ, देख लेते हैं और कुछ। सिग्निफिकेंस बचा हुआ है अभी इसका। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसे कुछ जगह पे आप इसे लिमिटेशंस की तरह भी देखेंगे। कई बुक में ये जो मैं अभी आपको बताऊंगी आपको सिग्निफिकेंस दिया रहेगा, कई बुक में आपको ये यही लिमिटेशंस दिया रहेगा। तो डी ब्रॉगली का सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस दोनों सेम ही बता सकते हैं, एक ही टॉपिक के अंदर आप दोनों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोल दिया था कि ये जो रिलेशनशिप आया है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वो सारे ही मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स फॉलो करेंगे। उन्होंने बोल दिया था माइक्रोस्कोपिक भी फॉलो करेंगे, मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स भी फॉलो करेंगे उसको, और एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स भी हैं जो उसको वो भी फॉलो करेंगे। बट इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक। तो बट इसका जो हमने वेवलेंथ निकाला, जो हम इसको पढ़ रहे हैं कि ये वेव और पार्टिकल नेचर के दोनों ही होते हैं, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों के होते हैं, डुअल नेचर के होते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर। अगर हम इसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मीन्स लार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता।
तो इस जो हमने डी ब्रोगली का रिलेशनशिप पढ़ा है, तो ये डी ब्रोगली रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ये सब में जितने भी एक्सट्रीमली स्मॉल छोटे छोटे से पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल है, सिर्फ इन्हीं पर ही अप्लीकेबल होने वाला है ये। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर मैं एक बॉल लेती हूँ, ठीक, बॉल का मास है कितना, 0.1 किलोग्राम, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, तो जो कि ये 60 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से मूव कर रही है। तो डी ब्रोगली रिलेशन से इसका वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन एम। h की वैल्यू रख देते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, मास रख देते हैं बॉल का 0.1 kg और उसकी वेलोसिटी रख देते हैं। तो जब आप इसको रखेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आती है जो कि, अरे एक सेकेंड, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आने वाली है वो अप्रोक्सीमेट आने वाली है 10 टू दी पावर -34 के अप्रोक्सीमेट आने वाली। मींस इससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा, मींस इससे एसोसिएटेड जो वेव होगा, जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, 10 टू दी पावर -34 मीटर का होगा। मतलब बहुत ही छोटा वेव, एक्सट्रीमली स्मॉल वेव। और इतना छोटा वेवलेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, हमने जितने भी रेडिएशंस पढ़े थे उन सबसे भी छोटा है ये। ठीक, जितना रेंज हमने वहां देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, उन सबसे छोटा है ये। तो इतनी छोटी वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, 10 टू द पावर -34 मीटर, मतलब कितना छोटा सा, मतलब आप खुद ही इमेजिन कीजिए कितना स्मॉल वेवलेंथ है वहां पे। तो इतना स्मॉल वेवलेंथ नेग्लिजिबल ही माना जाएगा वहां पर। तो मीन्स कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर के ही होते हैं, उनके साथ कोई वेव एसोसिएट नहीं होती, और होती भी है तो इतनी छोटी होती है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ के उसके रेंज में, रेडिएशंस के वेवलेंथ के रेंज में भी नहीं है कि हम इसको मेजर कर पाए। तो इससे यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए, मैक्रो के लिए नहीं। क्योंकि मैक्रो के लिए जब हम निकालते हैं तो वो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू देती है जिसे हम मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके जगह अब हम अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखें, ठीक, तो ऑन द अदर हैंड an electron with mass 9.11 into 10 to the power -31 kilogram moving with the same velocity 60 meter per second। तो इसके लिए आपको जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे फिर से हम वही लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv में वैल्यू रखेंगे। तो इसके लिए जो आपको वैल्यू मिलेगी वो समथिंग 12.11 या 1.21 ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन उसका जो 10 टू दी पावर रहेगा वो 10 टू दी पावर -5 में रहेगा। ठीक, तो इतना तो आप मेजर कर सकते हैं ना। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेवलेंथ के रेंज में भी है ये। तो इसको विच कैन बी इजली मेजर्ड, और इसको जो है हम इजली मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस वी कम अक्रॉस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन आवर एवरीडे लाइफ, देयरफॉर डी ब्रोगली रिलेशनशिप has no significance in everyday life. That is why we do not observe any wave nature associated with the motion of running car or cricket ball। ठीक, तो इसी वजह से, क्योंकि इनका जो वेव्स होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है मैक्रोस्कोपिक का, तो जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए सिग्निफिकेंट है, वो सिर्फ जो है माइक्रोस्कोपिक के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उससे जो वेवलेंथ आता है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट भी। बट अगर हम मैक्रोस्कोपिक जैसे बॉल, कार, इन सब के लिए लेते हैं तो वहाँ पर हमें जो वेवलेंथ मिलती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, जिसे हम मेजर भी नहीं कर पाते। इसलिए हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में इस डी ब्रोगली रिलेशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर? और इसीलिए हम जो क्रिकेट बॉल देखते हैं वो हमको पार्टिकल जैसा ही दिखता है। ठीक है, और वो वेव जैसा हमको नहीं पता चलता। इस कार है वो भी पार्टिकल ही है। क्लियर? इतना क्लियर आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आया न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आपको कौन से, पहले तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे कि आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है। lambda is equals to h upon m. Here lambda is wavelength and h क्या है, Planck's constant,
प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आई होप आपको पता ही होगी कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, या कहीं पर इसको मैं लिखूंगी 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ओके, मास आपको पता है, एम पता है, मास है, मास ऑफ पार्टिकल जो वहां पे आपको देने वाला है, और वेयर सी इज, सॉरी सी नहीं है, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर? एक फॉर्मूला यूज करने वाले एक और, तो H इज इक्वल्स टू, सॉरी जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉलो निकाला था ना वो, तो यार लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m/e। तो यहाँ तो सारे टर्म्स आपको पता है, बस E इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये टर्म्स क्लियर हो गए हैं आपको कि फॉर्मूले में आपको क्या क्या पुट करना है। चलिए अब न्यूमेरिकल बनाने स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख ही रहे होंगे आप लोग, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। ओके, क्लियर? ओके, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई करिए एक बार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन mv वाला फॉर्मूला यूज करना है और बन जाएगा। आपसे क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, वेवलेंथ मींस लैम्डा निकालना है, मास 0.1 किलोग्राम, और उसका मास कितना है 0.1 किलोग्राम, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घूम रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास मास दिया हुआ है बॉडी का, मास m दिया हुआ है कितना, 0.1 किलोग्राम। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको निकालना है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन mv। h की वैल्यू कितनी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और मास कितना दिया हुआ है 0.1 kg इंटू वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। या तो यहाँ पर से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ ऊपर एक n लग जाएगा 0, तो ये और ये कैंसिल, सेकेंड इनवर्स कैंसिल, किलोग्राम कैंसिल। तो यहाँ पे वेवलेंथ पूछा था 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। मैंने बोला था ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके, जी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। ओके, हो गया, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ओके, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और क्या दिया हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, तो इसका वेवलेंथ का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे अब हम कौन सा फॉर्मूला, इसको आप लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन mv से भी ट्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने जो इक्वेशन निकाला था लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू e, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ वेवलेंथ ही कैलकुलेट करना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए एनर्जी दी हुई, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, H अपॉन अंडर रूट 2m E। तो H की जगह पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ओके, और यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू मास कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू E,
ई कितनी दी हुई है हमारे पास 3.0 इंटू 10 टू दी पावर -25 जूल। ओके, इतना दिया हुआ। चलिए अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। 6.626 को वैसे ही रहने दीजिए, -34 को अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और 9.1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 और ये 54 कि अंडर रूट में 54.6 इंटू 10 टू दी पावर -31 और 25। ये बेस सेम तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा -56। तो अब आपको रूट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 54 किसके आसपास होगा ये आपको, आई होप आपको रूट सॉल्व करना तो आता होगा। ठीक है, 10 टू दी पावर -56। अब इसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं आप, आपको ये पता है कि अगर पावर के ऊपर जो पावर होता है वो इनटू में हो जाता है, तो अगर हमें कुछ ऐसे नंबर्स मिल जाए, यानी ये 10 टू दी पावर 56 कब बाहर निकल सकता है, जब वो 2 बार में हो। मतलब कि 56 को अगर मैं ऐसा लिख दूं 10 टू दी पावर 56 2 से डिवाइड करते कितने बार में चले जाएगा, 8 टाइम्स में। ठीक, तो 10 टू दी पावर -28 होल टू दी पावर 2 ऐसा लिख सकती हूँ मैं 10 टू दी पावर -56 को, जिससे कि यहाँ पर इसमें रूट के अंदर में 10 टू दी पावर -28 जो होगा वो 2 टाइम्स आ जाएगा। अरे 2 टाइम्स आ जाएगा, और रूट में जब कोई भी चीज 2 टाइम्स होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक, तो क्लियर, एक सेकेंड। तो यहाँ पर लिखते, तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 अपॉन कितना आ जाएगा ये 54.6 इंटू 10 टू दी पावर -28 का होल स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34, और ये 10 टू दी पावर -28 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 टू दी पावर -28। और जब आप लोग अंडर रूट 56 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आने वाली है 7.389। ओके, अब सॉल्व करिए, इन दोनों को एक साथ कीजिए और इसको अलग। तो ये 34 क्या हो जाएगा, -34 हो जाएगा, और +28 ऊपर जाके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.8967 इंटू ये इतना को जब आप डिवाइड करेंगे तो ठीक, और ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -34 प्लस 28, तो ये आ गया 0.8967 इंटू 10 टू दी पावर 4 -4, और पॉइंट्स को अगर मैं उधर ले जाती हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 डिजिट्स ले जाती हूँ, 3.7 इंटू 10 टू दी पावर, एक मिनट, यहाँ पे ये कितना आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास -6। तो ये हो जाएगा जब 3 डिजिट्स, ये पॉइंट जो इधर राइट साइड पे चले गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 2 3, तो उधर 3 माइनस हो जाएगा, तो -6 और -3 -9, और 10 टू दी पावर -9 मीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, तो 896.7 नैनोमीटर। क्लियर, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, और अगर आपको कुछ डाउट होगा इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं आप अपना डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपको यहाँ पर फोटोन का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv का यूज करेंगे हम। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, तो h तो पता ही है आपको, h कितना 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34। ओके,
क्या मास कैलकुलेट करना है. ओके, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. ओके, मास नहीं दिया हुआ है. ओके, वेलोसिटी कितनी होती है, फोटोन बोला है तो फोटोन की वेलोसिटी होती है, कितनी होती है वेलोसिटी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, और वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, 3.6 एंगस्ट्रॉम. तो एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज कर लीजिए, 3.6 × 10⁻10 -10 मीटर. ठीक, तो यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू. v के लिए कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है हमारे पास 3. तो यहाँ मैं m को इधर ले जाती हूँ और नीचे में अब मैं लैम्डा की वैल्यू रखूंगी. पहले भी रख सकते थे आप. कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁻10 × 3 × 10⁸. ओके, तो यहाँ पर जो 10 टू दी पावर वाला है उसको आप एक साथ सॉल्व करेंगे, बाकी जो न्यूमेरिक टर्म्स है डिजिट्स वाले हैं उनको एक साथ, इंटू 10 टू दी पावर -34 -10 और +8 कितना हो जाएगा, -2. तो -2 जो है यहाँ पर -10 +8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं. और ये सॉल्व करेंगे कितना, 6.626 कितना हो जाएगा, 3 8 नीचे वाला ये एक डिजिट के बाद 0, एक डिजिट के बाद सॉरी पॉइंट. ओके, ये सॉल्व करेंगे, -10 और +8 कितना, -2 हो जाएगा. एक मिनट मिस्टेक. ओके, एक सेकेंड. ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस और ये माइनस हो जाएगा. ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और -34 + 2 कितना हो जाएगा, -32. तो ये हो गया 10 टू दी पावर -32. और इसको सॉल्व कर लीजिए. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6135 × 10 टू दी पावर -32. क्या था, मास, तो किलोग्राम. ओके, ये रहा आंसर. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. ठीक, चलो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इस ओके एक मिनट सेट कर देते हैं. हाँ, क्या दिया हुआ है, 2 particles A and B are in motion. Okay, if the wavelength associated with particle A is 5 × 10⁻8 meter. ठीक, calculate the wavelength associated with particle B. Okay, if its momentum is half of A. तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चे तो इसको एकदम देखते ही सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो जब भी आपको 2 पार्टिकल्स दिए हों तो उनके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर आपको जनरली कंपैरिजन करना होता है, और कंपैरिजन करने के लिए आप वहाँ पर डिवाइड करते हैं. ठीक, जैसे यहाँ पर ए और बी 2 पार्टिकल्स दिए हैं, तो दोनों पार्टिकल्स के लिए आपको वेवलेंथ दिया हुआ है एक पार्टिकल का, एक का निकालना. और क्या दिया हुआ है, अच्छा, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस हाफ ऐसा कुछ दिया हुआ है. मतलब यहाँ पे आप दोनों के लिए जो फॉर्मूला है लैम्डा = h/mv, या जब जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, 2 के लिए दिया हुआ है, 2 पार्टिकल्स है या 2 चीज है, कुछ भी 2 के लिए दिया हुआ है, वह सेम फॉर्मूले से रिलेटेड वैल्यू मीन्स आपको उसमें रखना है वैल्यू और उसको डिवाइड कर देना है, जिससे कि एक का दिया है और उससे दूसरे का निकल जाएगा. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. चलिए, पर्पल कलर शो हो रहा है ना अच्छे से. ठीक है, क्या दिया हुआ था हमें, 2 पार्टिकल्स दिए हुए थे A and B, और क्या दिया हुआ था भाई, associated wavelength. If the wavelength associated with particle A is 5 × 10⁻8 meter. Okay,
वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ मींस वेवलेंथ ए का दिया हुआ है कितना, लैम्डा ए ले लेती हूँ मैं, लैम्डा ए दिया हुआ है कितना 5 × 10⁻⁸ मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है भाई, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। अच्छा, तो बी का जो मोमेंटम है वो ए के मोमेंटम का कैसा है, हाफ है। ठीक, तो अगर ए का मोमेंटम हम पी ए ले लेते हैं तो बी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, ए का हाफ, मतलब pa/2। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मोमेंटम जो है बी का वो ए का कितना है, हाफ है। तो अगर मैं ए का मोमेंटम को pa ले लेती हूँ, ए का मोमेंटम p है, तो b का मोमेंटम pb कितना हो जाएगा, pa/2। ठीक, ये क्लियर। आपको निकालना क्या है, इसका b वाले पार्टिकल का वेवलेंथ निकालना है आपको। तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल a, फॉर a, फॉर पार्टिकल a, फॉर पार्टिकल a क्या हो जाएगा, लैम्डा a इज इक्वल्स टू h/pa, h/p होता है। ठीक, फॉर पार्टिकल b क्या हो जाएगा, लैम्डा b इज इक्वल्स टू h/pb। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए किससे, इक्वेशन 2 से, क्योंकि आपको निकालना क्या है, लैम्डा b निकालना है। ओके, तो लैम्डा a अपॉन लैम्डा b इज इक्वल्स टू h/pa होल अपॉन में h/pb। तो लैम्डा a की वैल्यू दी हुई थी हमें, तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा a अपॉन लैम्डा b, ये h और ये h कट जाएगा, pb ऊपर चले जाएगा, तो pb/pa। ठीक, लैम्डा a की वैल्यू में दी हुई थी कितनी, 5 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। pb कितना बोला था, pa का हाफ, तो हाफ pa। 5 यहाँ पर लैम्डा b, तो 5 × 10⁻⁸ लैम्डा b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, pa/2pa। pa कैंसिल, ओके, 2 इधर ले जाइए, तो 5 × 10⁻⁸ × 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा b। तो लैम्डा b कितना आ गया हमारे पास, 5 × 10⁻10 मीटर, तो ये आ गया 10⁻⁷ मीटर। ये रहा आपका आंसर। ये आपको समझ आ गया कैसे किया मैंने कैलकुलेट। स्टार्टिंग से देखते हैं, छोटा करके देखते हैं, रुकिए, जूम एक पेज में तो शायद ही आएगी, इतने में देख लीजिए, स्टार्टिंग से नोट कर लीजिए। ठीक, ये किया, हो गया, चल ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये तो वही वाला है। नेक्स्ट, when would de Broglie wavelength of a moving electron become equal to that of moving proton? Mass of electron is this and mass of proton is that. Okay, when would the de Broglie wavelength of moving electron becomes equal to moving प्रोटॉन? तो अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि किस कंडीशन में, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि जब मूविंग इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, मूविंग प्रोटॉन की। ठीक है, चलिए यहाँ पर यही सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और ये क्या बोल रहा है कि वो
कब इक्वल होगा? प्रोटॉन के वेव, मतलब इन दोनों को इक्वल करने बोल रहा है। अब ये किसके इक्वल होगा? H अपॉन m इंटू VE इज इक्वल्स टू H अपॉन प्रोटॉन के लिए MP इंटू VP। H कैंसिल, तो मैं इसको सीधा ME VE इज इक्वल्स टू MP VP लिख सकती हूँ, जहाँ ME VE क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। VP क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो ME, तो यहाँ पर से VE इज इक्वल्स टू यहाँ आइए VP, और यहाँ आ जाएगा MP अपॉन ME। ठीक, तो यहाँ रख लीजिए VE डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल्स टू MP कितना दिया हुआ है हमारे पास, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन 1.6725 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, और ME कितना दिया हुआ है? 9.1095 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इतना दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करिए। आप सॉल्व करेंगे तो जिससे आपको VE और VP में जो रिलेशन मिलेगा, जो रेशियो मिलेगा, वही जो है रिक्वायर्ड कंडीशन होगा हमारे पास। ओके, तो ये VE वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो ये 10 टू द पावर को तो अलग ही सॉल्व कर लेते हैं हम, तो -27 प्लस 31, ये -31 ऊपर जाके प्लस हो गया, और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.1835। तो VE VP कितना आ गया? 0.1835 इंटू 10 टू द पावर, ये करेंगे तो 4, तो यह सॉल्व हो जाएगा। VE इज इक्वल अपॉन VP इज इक्वल्स टू पॉइंट्स, यहाँ पर 10 टू द पावर 4 इंटू कर देंगे तो 1835, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1835। ठीक, तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर wavelength of electron becomes equal to wavelength of proton, means जब velocity of electron की velocity 1835 टाइम्स होगी किसकी? प्रोटॉन की वेलोसिटी के, तब wavelength of electron equals होगा किसके? wavelength of प्रोटॉन के। क्लियर? नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if de Broglie wavelength of a particle of mass m is 100 times its velocity, then its value in terms of its mass and Planck constant is। ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आया था 2014 एम्स 2014 में। ये एक मिनट चेक कर लेती हूँ कब आया था ये एम्स, हाँ एम्स 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको क्या बोला है कि जो इफ de Broglie wavelength of a particle of mass m is 100 times its velocity, तो de Broglie wavelength कितना है? 100 टाइम्स है उसके वेलोसिटी का। ठीक है, उस de Broglie wavelength का मास कितना है? m, और वो उसका जो वेवलेंथ है। ठीक है, de Broglie wavelength of a particle, एक पार्टिकल है उसका वेवलेंथ उसकी वेलोसिटी का 100 टाइम्स, और उस पार्टिकल का मास कितना है? m, so then its value in terms of mass and Planck constant is। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सपोज लेट वेलोसिटी बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज x। ठीक, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 100 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी मीन्स 100x हो जाएगा, बट हमें क्या पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होता है? h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m v होता है। ठीक, ओके, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? 100 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो 100x। h नहीं, h की वैल्यू पता है हमें, लेकिन अभी यहाँ रख के कोई उतना कुछ होने वाला नहीं। वेलोसिटी कितनी मानी हमने? x को इधर ले जाइए तो x स्क्वायर हो जाएगा h अपॉन m इंटू 100, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट h अपॉन m इंटू 100, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 1/10 अंडर रूट h अपॉन m। तो यहाँ पर देखिए किससे मैच हो रहा है? 1/10 अंडर रूट h अपॉन
m, ये ऑप्शन सी से। तो इस तरह से डी ब्रोगली पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये आया था, कुछ और क्वेश्चंस है तो जेईई मेंस में वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ आ गया होगा कि वो वेलोसिटी पूछा था, टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी देन इट्स वैल्यू। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सब फिर से देख लेते हैं एक बार। इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम्स इट्स वेलोसिटी, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उस पार्टिकल का जिसका मास m है, वो कितना है, वेवलेंथ उसका 100 टाइम है उसके वेलोसिटी का। तो देन इट्स वैल्यू मतलब वेलोसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m एंड प्लैंक कांस्टेंट। तो हमने वेलोसिटी को ही कितना मान लिया, x मान लिया। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 100x, जो कि गिवन कंडीशन है वहां पर। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये तो हमें पता है डी ब्रोगली रिलेशन से, बस यहाँ वैल्यू पुट की और आ गया आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ हम देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।